नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब मोटिवेशनल स्क्वायर पे। इस चैनल पर हम जो है आपको वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन और पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन के लिए कुछ सब्जेक्ट्स का हम फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में बहुत ही हेल्प होगी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी फंसेंगे और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जीव विज्ञान, यानी कि जीव जंतु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। अब तक मैं आपको जो है काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ, उनका रिवीजन स्टार्ट उसका रिवीजन भी मैंने आपको साथ के साथ करा दिया है। अब हम दोबारा से जो है नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। खमीर खमीर आपने जाना होगा, कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। क्या है? कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। ये जो है सकरा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत पाया जाता है। विशेषकर प्रकार का जो है विशेष प्रकार का कवक है। आपको पता है कवक है? क्या है ये चीज? कवक है। ठीक है, ये जो है हमारे ईस्ट, खमीर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा यूज होता है केक में, बेकरीज में जो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम बेकरी केक वगैरह में इसका यूज हम करते हैं खमीर का, जो कि हमारे खाने के लिए फायदेमंद भी होता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशरूम। मशरूम क्या है? फफूंदी है। देखा है आपने कभी रोटी के ऊपर ऐसे वाइट वाइट सी ऐसे कुछ 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 लग नहीं जाती? उसे हम फफूंदी बोलते हैं। अरे फफूंदी लग गई, ब्रेड में लग जाती है। तो ये जो मशरूम है ना, ये भी एक तरीके की फफूंदी है। क्या है? फफूंद है। ठीक है, कवक है, फंगस है। ये जो है पर्ण रहित है, इसमें जो है पत्ते वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पर्ण रहित होते हैं, पनहरित जो है रहित होते हैं, और जो है संवहन उत्तक जो है रहित होते हैं। इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम टिश्यू वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर वहाँ पे बताऊंगी कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं। तो इसमें जो है अभी तक आप सिर्फ इतना जानिए कि संवहन उत्तक इसमें नहीं होता है, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, जो फंगस होते हैं। ठीक है, ये खुद से जो है नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है मशरूम बैसिडियोमाइटिसीटीज के जो है कुल सदस्य हैं। काफी बड़ा फैमिली मेंबर्स, बड़े खानदान से जो है ये अपना ताल्लुक रखते हैं, जो मशरूम भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास का जो है प्रमुख घटक। ठीक है, कपास यानी कि जो ऊन होती है, मतलब ऊन नहीं कहेंगे हम उसे, सॉरी रुई कहेंगे। मैंने पिछली भी कुछ क्लास में ऐसे गलती की है कि मैंने जो है ऊन कह दिया। ऊन नहीं कहेंगे, रुई कहेंगे। कपास का जो प्रमुख घटक की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो कपास होता है ये बीज में होता है ना। देखो, कपास एक प्रमुख रासायनिक घटक है। ठीक है, सेलुलोज है। क्या है ये? सेलुलोज है। ठीक है, जिसकी मात्रा 91 से 94 होती है। ठीक है, क्या है ये? सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94 होती है। इसमें लगभग जो है 6 से 8% क्या होता है? सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, और ये खनिज जो है, लवण आदि जो है, इसमें ये सब कुछ पाए जाते हैं। अगर हम इसे खा लेंगे तो क्या हमारी बॉडी में सारी चीजों की कमी पूरी हो सकती है? नॉर्मल सी बात है यार, रुई खा के पचा लोगे आप? नहीं बचा पाओगे, नहीं खा सकते, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अफीम। आहा, नशेड़िए लोगों, चलिए ध्यान तुम्हारा। अफीम जो कि नशा करने के काम आता है। देखिए, अफीम सिर्फ नशा करने के काम नहीं होता है, दवादारों में भी काम आता है। ठीक है, हम बात करते हैं अफीम की, जो है पौधे के दूध को जो है सुखा कर बनाया गया पदार्थ होता है। अच्छा, पौधा होता है उसमें, मतलब कैसे व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, जिसे हम लिक्विड दूध कहेंगे। ठीक है, तो यानी लेटेक्स जो है उसको सुखा करके अफीम बनाया जाता है, तभी वो व्हाइट कलर का होता है। मुझे भी आज ये बात पता चल रही है। अफीम का जो है दूध निकालने के लिए जो उसके कच्चे अपरिपक्व फल में जो है एक चीरा लगाया जाता है। अच्छा, जिससे इसका दूध जो है निकलने लगता है, तो निकल कर जो उसको सुखा लिया जाता है। समझे अब कैसे बनता है अफीम? चलिए, ये हमें पता चुका है लेटेक्स को जो है सुखा करके अफीम बनाया जाता है। उसका जो कच्चा फल लेते हैं बिना पके, और उसको जो है चीरा लगा देते हैं, जिससे दूध निकलता है, फिर उसको इकट्ठा करके उसको सुखा करके अफीम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्स में देखो, उत्पादक सजीव वे होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, सहजीवी यानी कि उत्पादक वो होते हैं जो अपना खाना क्या कर लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता जो कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जिसे हम परोजीवी भी कह सकते हैं, दूसरे जीवों पर अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, विबंधक मृतोपयोगी, ठीक है, ऐसे जीव होते हैं जो कि भोज्य पदार्थ मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि गिद्ध। गिद्ध की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? ये भी जो है मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, इसमें फंगस भी देखो काम आ जाएगा, है ना।
फंगस की अगर हम बात करें तो ये भी तो आ जाएंगे भाई, फंगस भी तो जो है दूसरी चीजों पे लग करके खाना बनता है, क्योंकि सड़ी हुई चीजें यानी कुछ मर जाते हैं, क्या इसमें फफूंदी लगते हैं, फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह नहीं लग जाते हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे, हमारा जो है मृतोपयोगी यानी कि विभंधक यानी कि सैप्रोफेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेब के फल में जो है लाली का कारण क्या है, तो ये रहा जाएगा एंथोसाइनिन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, एंथोसाइनिन पाया जाता है सेब के लाल के कलर में। और यहीं पर आप मुझे ये बताओ कि पपीते में जो है पीला कलर किसकी वजह से आता है, याद करो, याद करो जल्दी से, किसकी वजह से आता है पपीते में पीला कलर, कहाँ से कुछ नाम था, याद कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लाल रंग में जो है एथोसाइनिन पाया जाता है, लाल जो है नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया, कैरोटीन जो हमारा गाजर में पाया जाता है, एक एवं जो है लाइपिनिन टमाटर में पाया जाता है। देखो लाइकोपिन जो हमारा किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, लाइकोपिन हमारा किसमें पाया जाता है, टमाटर में। ठीक है, लाइकोपिन हमारा पाया जाता है टमाटर में, कैरोटीन गाजर में, और सेब के लाल रंग में एंथोसिनिन पाया जाता है। ठीक है, वर्णक जैसे हल्दी में जो है जेनोथिफिल और एवं चुकंदर में जो है विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या कहा है, इसको जरूर आप लोग जो है याद रखिएगा। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, सेब की लाली में एंथोसाइनिन पाया जाता है, नारंगी गाजर में कैरोटीन। ठीक है, लाइकोपिन हमारा टमाटर में, जेनोथिन हल्दी में, और जो है विटामिन चुकंदर में, इनमें जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, पादप कोशिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पादप देखो जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ये दो तरह के सेल होते हैं। ठीक है, आपने एट्थ या नाइन्थ में पढ़ा होगा, एट्थ या जो है नाइन्थ में जो है आपके चैप्टर में, साइंस वाले चैप्टर में है सेल्स, सेल पूरा एक चैप्टर ही है ना, उसमें हमने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर भी हम जान लेते हैं। सेल्स में हम बात करते हैं जिसमें कि हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आते हैं। ठीक है, एंड क्या आते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आते हैं, जिसमें कि अभी हम पादप कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू में अगर आप जाएंगे पीछे जैसे एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में जो है जरूर यहाँ से क्वेश्चन सही पूछता है। तो जो हमारा ये जरूर याद रखना कि पादप कोशिकाएं यानी कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या होते हैं। पादप कोशिकाएं जो है जंतु कोशिका से भिन्न होती है, हमें पता ही भाई, नॉर्मल सी बात है, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि इसकी जो है कोशिकाओं में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल पाई जाती है। देखो जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल, इनके ना आसपास जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल भित्ति होती है, सेल वॉल होती है भाई, क्यों होती है, क्योंकि इनको सुरक्षा की नीड होती है। क्या होती है, इनको सुरक्षा की नीड होती है, तभी तो इनका बाहरी वाला हिस्सा कैसा होता है जी, बता दीजिए, थोड़ा सख्त भी होता है ना, होता है नहीं होता। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाएगी, ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, और हम बात करते हैं जो हरे पौधे होते हैं मुख्यतः इसमें सेलुलोज से जो है निर्मित होते हैं, क्या होता है, इनमें सेलुलोज बना होता है। ठीक है, सेलुलोज बना होता है, सेलुलोज हमारा कपास में बना होता है ना, याद कीजिए, भी थोड़ी देर पहले बताया था। जंतु कोशिका में जो है भित्ति सेल वॉल नहीं होती है, जंतु कोशिका यानी कि जो है एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा जो हरे पौधे की कोशिकाएं होती है, हरित प्लवक यानी कि जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो हमारा नॉर्मल सी बात है, क्लोरोफिल हरा रंग का कारण बनता है, जो कि हमारे उसमें बनता है, पौधे में जरूरत होती है, और एनिमल सेल में वो नहीं होता है। ओके, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली जो है अर्ध परागमय सजीव झिल्ली है। ठीक है, अर्ध परागमय सजीव झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जो है जीव द्रव्य को घेरे हुए रहती है। ठीक है, पतली सी जो झिल्ली होगी, मतलब कि पतली सी जो एक लेयर कह सकते हैं, जो कि जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य जो कि हमारा सेल का ही एक पार्ट होता है, उसके चारों तरफ जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात पे हम आ जाते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने जो है हमें बताया था कि, रॉबर्टसन की एक धारणा उसने बताई थी, अपने एक रिपोर्ट में बताया था, जो कोशिका झिल्ली होती है, इसकी जो बाहरी और जो अंदर वाली परत होती है, प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन की जो है मतलब बनी होती है, बीच में क्या होता है, लिपिड द्वारा जो है भरा होता है, जिसका जो कि ऐसे बाहर वाला होता है। ठीक है, जो बीच में और अंदर में जो होता है, इसके बीच में लिपिड भरा होता है। ठीक है, आप देखेंगे ना, ऐसे सेल वॉल ना एट्थ या नाइन्थ क्लास की जो है साइंस के बुक में ना, एक पूरा सेल वॉल बना हुआ है, जो जैसा आप देखेंगे क्या होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो रॉबर्टसन द्वारा क्या किया गया था, इसमें अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जो कोशिका झिल्लियों और जो
हमारे जो भीतरी मतलब उसका अंदर बीच का पार्ट होता है, ठीक है, उसके बीच में ना एक लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसके लिपिड द्वारा ये निर्माण होता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो कोशिका झिल्ली से संबंधित जो है सिंगर, देखिए सिंगर और जो है क्या कहते हैं निकोलसन के द्वारा जो है प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। अभी जो अवधारणा है वो सिंगर और निकोलस की जो है बातों को बहुत ध्यान से माना जाता है, मतलब उनकी अवधारणा को माना जाता है। इसके अनुसार जो कोशिका झिल्ली में क्या कहते हैं फास्फोलिपिड, ठीक है, फास्फोलिपिड जो है कि दो परतें होती है, क्या होती है, फास्फोलिपिड की दो परतें होती है, जिसके बीचों बीच कुछ प्रोटीन हमें जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलिए हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जीवाणु और निर्धारित पलाव को छोड़ करके सभी सजीव जो है जीव जंतु में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हर किसी में नहीं होता, ये निर्धारित जो है सवाल में नहीं होते हैं, बैक्टीरियाज में नहीं होंगे, ठीक है, निर्धारित सवाल में जो है ये नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं श्वसन की जो है प्रक्रिया के जान, ठीक है, हाँ ठीक है, पादप जो है कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नहीं पाए जाते, सभी सजीव जो जंतु में पाए जाएंगे, ठीक है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जो है जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया से संपन्न होती है। क्या होता है, जो भी हम सांस वास लेते हैं तो जो सेल्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही मतलब कि कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन संबंधी जो है प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं, ठीक है। जो श्वसन क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो वो कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव्य में होती है, कहाँ होती है जी, कोशिका द्रव्य में होती है। शेष जो है क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और बाकी सारी चीजें कहाँ होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। चूंकि श्वसन क्रिया के जो है अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका स्वांगांग या पावर हाउस ऑफ जो है कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो है जो भी मतलब ऑक्सीजन की जो भी चीजें होती हैं वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ जो है इसको सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा, हाँ, जीनोम चित्रण, ठीक है, जीनोम मैपिंग की बात करते हैं। जीनोम, ये जीनोम भी ये भी हमारा सेल से ही संबंधित है, ठीक है। जीनोम जो है जीन्स के चित्रण से है, ठीक है। जीन्स जो है देखा होगा ऐसे डीएनए होता है, ऐसे ऐसे करके सेल बनी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ डीएनए का जो है आपने पिक्चर पिक्चर कहीं ना कहीं देखी होगी। तो उसी में जो है इसके चित्रण से ही डीएनए से जो है क्या कहते हैं डीएनए बड़ा होता है, उसके बाद हमारा जीन होता है, ठीक है। तो इसी की एक पिक्चर बनती है जिसे हम बोलेंगे जीनोम, ठीक है, क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जीनोम चित्रण से होता है किसी भी जो है जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण जीनोम कहलाता है, ठीक है। जो डीएनए में जो विद्यमान होता है, मैंने आपको बताया ना, ऐसे ऐसे करके चैन होती है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे से जो है चैन होती है, जो कि डीएनए की होती है, इसी के अंदर जो है आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो इसी पिक्चर को हम जीनोम कहेंगे। जीनोम के सभी गुणसूत्रों के जो संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक जो है संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है, ठीक है, जीनोम चित्रण कहलाएगा। अब बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। देखो इसने ना एक ना थ्योरी हमें दी थी, इस थ्योरी के से ही हम काफी सारी चीजों को जानेंगे और पढ़ेंगे। मतलब कि इसने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी आज तक बन जाती है, और इसने जो है थ्योरी के एक मटर के पौधे को जो है लिया था, ठीक है, मटर के क्या क्या था पौधे को लिया था, जिसमें किसने ना एक तरीके से दी थी कि शॉर्ट होगा, टेल होगा, टॉल टॉल होगा। तो इस टाइप की एक थ्योरी दी थी। ये भी आपका जो है ना, आपका ये आपको जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से आपको 9th क्लास में मिलेगा। 9th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे ना साइंस की, तो आपको उसके अंदर जो है इस पूरी थ्योरी के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आखिर उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, जो हमारे को बस इतना ही पढ़ना है। देखिए, ग्रेगर जो है जॉन मेडल को आधुनिक आनुवंशिकता का जो है पिता कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न जो है जेनेटिक्स का जो है फादर किसे कहेगा, मेंडल को कहेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम पौधे को जो है मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था, जिसमें से इसने तीन नियम को हमें बताया था। एक था हमारा प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र जो है अपभ्रंश का नियम, ठीक है, स्वतंत्र जो है अपभ्रंश का नियम में इन्होंने जो है बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए तीनों थ्योरम के बारे में आपको अलग से मैं बताऊंगी। अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, कि काफी टाइम हो गया है, बन जाती है जो है वीडियो ज्यादा लंबी चाहिए, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही थोड़ा सा।
उत्परिवर्तन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई एक नई प्रजाति आकर के उसका जो है पूरे में हिस्से में जो है आ जाना उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। जीन के भीतर जो है अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी कि मोटेशन कहते हैं, और जिसमें पहला चरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोटेंट कहते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों की काफी महत्व है। ठीक है। क्या होता है कि अगर उत्परिवर्तन आता है, जैसे कि एक नई प्रजाति आ रही है, जैसे कि एक प्रजाति ऑलरेडी है, ठीक है, एक दूसरी प्रजाति, इन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो इनमें जेनेटिक्स चेंज होगा। क्या होगा? जेनेटिक्स चेंज होगा। उस जेनेटिक्स चेंज को ही उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है। जो कि सबसे पहले कहाँ होता है? हमारा जीन के अंदर होता है। कहाँ होता है? जीन के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन के बारे में। देखो, क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की जो है बनी ऐसी अति जो है सूक्ष्म संरचना को आनुवंशिक लक्षणों को जो है क्या कहते हैं, धारणा एवं जो है उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। ठीक है। जो हमारे माता पिता में है उसके बाद हमारे अंदर आया, अब हमसे हमारा जो एक साथी होगा, फिर हम दोनों से हमारे बच्चे में जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, जीन चेंज हो रहे हैं, है ना। जीन आता है। ठीक है। क्या आता है? जीन आता है। जीन कहलाता है, ये हमारे शरीर की आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई हमारी जीन होती है। और अगर हम बात करें जीन सबसे छोटी इकाई होती है, और ये जीन ही होता है जो कि हमारे यहाँ फेस कट कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। ठीक है। कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ऑक्सो राइबोसोम। ठीक है। डी ऑक्सो राइबोसोम की बात कर लेते हैं, तो डी ऑक्सो राइबोसोम को हम डीएनए भी बोलेंगे। ठीक है। डीएनए, डी ऑक्सो राइबोसोम जो कि हमारा डीएनए होता है। ठीक है। ये जीन के बाद दूसरे क्रम में आता है। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डी ऑक्सो वो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और एक जो हमारा डीएनए हो गया। ठीक है। और एक होता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएनए। ठीक है। ये दोनों ही होते हैं। डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो आरएनए होता है, ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। संयोजन में जो है चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड अनुभाग होते हैं। इसमें क्या होता है? चार प्रकार के। नाइट्रोजन हम कह सकते हैं या फिर एसिड बोल सकते हैं। इसमें चार प्रकार के होते हैं। डीएनए में भी चार प्रकार के होते हैं। डीएनए में सिर्फ एक चेंज होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा, जिसकी वजह से हम लोगों को पहचान पाते हैं कि हाँ भाई, और कौन है कौन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जल्दी कीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं डीएनए जो है उसका मुख्य केंद्र में होता है। ठीक है। इसका जो मुख्यतः कहाँ होता है? केंद्र में होता है। इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड अणु में जो है सकरा डीऑक्सीराइबोसोम, इसमें जो है एक तरीके से सकरा यानी कि हम शुगर बोल सकते हैं, जो कि इसमें डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनीय सूक्ष्मकार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और जो है साइटोसिन पाया जाता है। ये चार प्रकार के जो है इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और जो है साइटोसिन पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो है आरएनए मुख्यतः इसमें कोशिकाओं में जो है साइटोसोल में जो है होता है। क्या होता है? इसमें साइटोसोल होता है। ठीक है। इसका जो है मुख्य न्यूक्लिक एसिड अणु में जो है सकरा, राइबोस और जो है नाइट्रोजन सक्षमकार एडेनिन, ग्वाइनिन और यूरेसिल एवं और कौन सा होता है? साइटोसिन होता है। तो देखो, इसका यही फर्क है, यूरोसिल और यहाँ पे जो है थाइमिन। ठीक है। डीएनए में थाइमिन हो जाएगा और आरएनए में यूरोसिल पाया जाएगा। बाकी जो है चारों नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है ना। चारों और नाइट्रोजन क्या होते हैं उसमें? सेम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्स की। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके। देखिए, मनुष्य जो है क्या कहते हैं, मनुष्य एक लिंगिक प्रणाली है। ठीक है। यूनिसेक्सुअल जो है एनिमल है। इसमें जो है गुणसूत्र या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होते हैं। 23 जोड़ी, 46 होता है। वैसे सिंगल सिंगल 46 होगी, वैसे जो है 23 जोड़ी में जो है हमें पाई जाती है। ठीक है। पुरुषों में अगर हम बात करते हैं 44 प्लस में एक्स वाई होता है, जबकि स्त्री में क्या कहते हैं? 44 प्लस में एक्स एक्सेस होते हैं। ये जो है ये महिलाओं में होते हैं, और पुरुषों में जो है 44 प्लस में एक्स वाई जो है पुरुषों में होते हैं। ठीक है। ये गुणसूत्र हो गए। ठीक है। पुरुष और स्त्री में 22 22 जो है जोड़े होते हैं। ठीक है। जैसे 44 होते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजोमस होते हैं।
वैसे टोटल को तो हम क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन ऑटोसोम जो कि 44 होते हैं, जो कि 22 जोड़ी के कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है ना, ये डिसाइड करता है कि भाई फीमेल होगा मतलब कि बच्चा बेबी या फिर मेल होगा। ठीक है, ये जो क्या करता है 23वां जोड़ा इसमें प्लान करता है। अगर 23वें में, ठीक है, अगर 23वें जोड़े में, ठीक है, अगर 23वें में एक एक्स हुआ, एक एक्स और दूसरा वाई हुआ, तो वो क्या होगा, मेल होगा। अगर एक्स एक्स होगा तो ये क्या होंगी, फीमेल होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, मेल और फीमेल होंगे। गुणसूत्र में जो है क्रोमोसोम, और इनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो कितने जोड़ी हो गए, 23 जोड़ी जो है हमारे पास होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। हाँ, जनक यानी पेरेंट्स से जो है जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे जो है एक्स एक्स मिलता है वो पुत्री बनती है। और ये जो एक्स, और देखो मेल फीमेल जो होती है ना, उनके पास एक्स एक्सिस तो क्रोमोसोम है ही, लेकिन जो मेल होता है ना, इस पे डिपेंड करता है कि भाई इनका एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम होगा। ये मेल डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, ये इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिपकली की जो है अनेक प्रजातियों सहित जो है अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ठीक है, तो लिजार्ड जो होता है या छिपकली या फिर रेप्टाइल्स वगैरह में क्या होते हैं, गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इनमें लिंग निर्धारण जो है पर्यावरणीय ताप से होता है। यानी भाई टेम्परेचर कैसा है तो छिपकली बनेगा या छिपकला बनेगा। ठीक है, छिपकली बनेगा या छिपकला बनेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कभी भी याद रखना, उनमें क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, एजोबैक्टर की बात कर लेते हैं। अब हम किस पे आ गए हैं जी, एजोबैक्टर पे। देखो, जो एजोबैक्टर होता है ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, एजोबैक्टर, बैक्टर से देख लो, इस चीज को याद रखना है, बैक्टर से क्या ये हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं ना, बैक्टीरिया हो जाएगा। एजोबैक्टर से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्ध के संदर्भ में सबसे यूज इसका कहाँ होता है, एजोबैक्टर का नाइट्रोजन। ठीक है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है नाइट्रोजन उपलब्ध के संदर्भ में है, क्योंकि ये जो है मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जो है करता है। ठीक है, जो एजोबैक्टर होते हैं ये नाइट्रोजन के असहजीवी जो है नाइट्रोजन यौगीकरण में हेल्प करता है, जिसका यूज जो है पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। देखो, जो जो पौधे होते हैं ना, इनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसमें जो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धातव्य। जो एजोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये वायवीय स्वतंत्र रूप से रहकर जो है नाइट्रोजन यौगीकरण करने में जो है हेल्प करते हैं, जीवाणु। ठीक है, ये यौगीकरण में हेल्प करता है। ठीक है, नील हरित सवाल फिर से आ गया है, जिसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं, थोड़ा तो होगा। नील हरित शैवाल जो है पौधों का एक ऐसा समूह है जो कि साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जिसे कि कहा जाता है साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो है एक कोशिकीय यानी कि सिंगल, ठीक है, यूनी सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनी सेल्स होते हैं। नील हरित शैवाल जो कैसे होते हैं, नील हरित शैवाल जो है यूनी सेल्स होते हैं। ठीक है, इस जीवाणु को जो है धान की फसल के लिए जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में जो स्थापित करने में जो देसी का प्रयोग लाया जाता है। क्या होता है, जब धान की खेती होती है ना, तो उसके अंदर जो है हम नील हरे सवाल उगाते हैं, ताकि ना ये नाइट्रोजन, जो भूमि में जो नाइट्रोजन है ना, उसको पूरी तरीके से पूरा कर सके और पौधा जो अपना खाना पीना बना सके। ठीक है, अपने में जो है चीजें लेकर आ सके। नील हरे सवाल की जो बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो है ग्रहण करके वायुमंडल नाइट्रोजन में भूमि का स्थिरीकरण। नील हरित सवाल जो है बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, प्रकाश रोशनी, ठीक है, उससे ऊर्जा मिलती है और ये जो है पौधे तक पहुंचाते हैं, जिससे कि भूमि में स्थलीकरण भी आता है। साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था अभी जस्ट पहले, साइनोबैक्टीरिया हमारा किस में आ जाएगा, सूक्ष्म जीव है जो कि उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो हमारे नील हरित सवाल में ही आते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसलिए इसमें काई वगैरह लग जाए तो एक अच्छी बात होती है, उर्वरक के रूप में जिसका प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, कर दोगे तो मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ा भी रही, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब हो जाए, है ना, तो आप थोड़ा सा
हेल्प करें मेरी।